आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जिनको जानकर आपको बहुत ज़्यादा अजीब फील होगा। आपको अपनी किस्मत बहुत अच्छी लगने लगेगी क्योंकि जिस किस्मत के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेकिन मुझे भी लगता है कि किस्मत मेरी भी खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते तो लाखों लोग हैं वीडियोस को, बट लाइक नहीं करते। तो वो काम आप जरूर कर दें, बिना हिचकिचाए अपनी किस्मत को बदल दें, साथ में मेरी भी बदल दें। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में पिक मी लिखना तो बिल्कुल मत भूलें। आने वाली वीडियोस में उससे मैं आपको शाउट आउट देता हूँ। हमारी पहली घटना को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के मुरो गांव में जाना पड़ेगा। एक बहुत ही छोटा सा गांव जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इंग्लैंड में भी रहते हुए बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है। लेकिन इसी छोटे से गांव में तकरीबन 1000 के आसपास लोग अपने अपने घरों में रह रहे थे। आराम से उनका काम धंधा भी इसी गाँव के सहारे चल रहा था। खेती बाड़ी करके वो अपना काम धंधा आराम से चला रहे थे। लेकिन इसी गाँव में एक इलाका ऐसा भी था जहाँ पर लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगलोज बना रखे थे, बड़े बड़े घर वहाँ पर वो बना रखे थे। उसको वो फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दिन आया 15 फरवरी 2004 का, जब सुबह सुबह वहां की पुलिस स्टेशन में बैठे हुए एक अधिकारी के पास फोन आया। उनका लोकल जो है लैंडलाइन था वो बजा, और जैसे ही उस पुलिस वाले ने वो फोन उठाया तो उनको बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी सूचना उनको दी गई। तुरंत उस अधिकारी ने एक अपने साथी अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाया और कहा कि हमें चलना है क्योंकि अभी एक शिकायत की कॉल आई है। असल में जिस कॉल की जांच करने के लिए ये दोनों पुलिस अधिकारी इस बंगलों के सामने आए थे, वो कॉल इसी बंगलों के बराबर में रहने वाली एक महिला ने करी थी। और उस महिला ने बताया था कि आज सुबह से ही इस घर से, यानी कि जो बराबर वाला घर है, इस घर के अंदर से बहुत अजीब सी खुदाई की आवाज आ रही है, बहुत अजीब सी ठोका पीटी की आवाज आ रही है, और हमें नहीं पता कि क्यों आ रही है। बेशक ये जिसका घर है वो हमारा पड़ोसी है, लेकिन हमारा उससे इतना लेना देना नहीं है, इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। ये खुदाई वाली चीज जस्ट हमें अजीब लगी तो मैंने आपको फोन कर दिया, और उसी फोन के बदले ये दोनों पुलिस अधिकारी अब इस घर की जांच करने के लिए आए थे, ये देखने के लिए कि आखिर इस घर के अंदर क्या खुदाई चल रही है। वैसे तो वो पहले बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, उनको लग रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है। हो सकता है इस घर के जो मालिक हैं वो कहीं बाहर गए हुए हों और पीछे से कोई जानवर वगैरह इस घर के अंदर घुस गया हो और वही अंदर ऐसे कोहराम मचा रहा हो। वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। लेकिन बहुत जल्दी उनके सामने सब कुछ पलटने वाला था। दोनों पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपनी गाड़ी लेके इस बंगलों के सामने पहुंचे तो वो पहले ही अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे और सोचने लगे कि क्या वो आवाज इसी बंगलों से आ रही है, क्योंकि अब उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 2-3 मिनट रुक के उन्होंने उस बंगलों से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करी, लेकिन उनको कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जिसके बाद दोनों ने सोचा कि हम क्यों ना एक बार उतर कर अंदर चेक कर लें, अंदर एक वेलफेयर चेक लगा लें। तो दोनों गाड़ी से उतरे, दोनों ने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया और इस बंगलों की तरफ जाने लगे। जैसे वो इस बंगलों की तरफ गए, इस बंगलों का मेन दरवाजा उनके सामने आ चुका था। घर के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने साइड में भी होकर देखने की कोशिश करी, क्या पता घर के पीछे कोई गया हुआ हो। इस तरफ भी देखा लेकिन इस तरफ भी कोई नहीं था। वो मेन दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर ठक 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 करने लगे। उन्होंने बाहर से ही चिल्लाना शुरू किया कि हे, हम पुलिस वाले हैं, हम यहाँ पर एक चेक करने के लिए आए हैं, अगर अंदर कोई भी है तो तुरंत दरवाजा खोले। लेकिन अंदर से पलट में कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने दोबारा ठक 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 करी, आवाज लगाई, लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने वो जो हैंडल था उस दरवाजे का जिससे वो दरवाजा खुलता है, वो हैंडल जस्ट ऐसे ही नीचे की तरफ कर दिया। और कमाल की बात ये थी कि ये दरवाजा खुला ही हुआ था, इसको लॉक नहीं किया गया था। जैसे उन्होंने वो दरवाजा खोला, वो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया, बीच में दरार सी, वो जो हम देखते हैं वो गैप बन गया दरवाजे के बीच में और चौखट के बीच में। और उस चौखट के अंदर ही मुंह डालकर अब एक पुलिस वाला बोलने लग गया कि हे, अंदर कोई है, हम यहाँ पर पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, आपकी वेट कर रहे हैं, अंदर कोई है तो आप हमें रिप्लाई करें। लेकिन अब फिर से अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने पूरा वो दरवाजा खोल दिया। अब वो देखना चाह रहे थे कि आखिर इस घर के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर से क्या ऐसी ठोका पीटी की आवाजें आ रही थी जो उस महिला ने सुनी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर का जो हाल देखा घर का, उसे देखते ही ये समझ गए कि नहीं, इस घर के अंदर तो बहुत गंदी भसड़ मची हुई है। जी हाँ, जैसे ही वो दरवाजा खुला उन्होंने देखा कि इस घर के नीचे जो फर्श था, उस फर्श के ऊपर कई इंचेस का पानी खड़ा हुआ है। मतलब कि अंदर से पानी गिरने की आवाज उनको बाहर ही अभी भी सुनाई दे रही थी, और वो पानी अब पूरे घर के अंदर भरा हुआ है। तकरीबन उनके पैर अब 4 इंचेस तक इस पानी के अंदर डूबने वाले थे अगर वो इस घर के अंदर एंटर करते। और जैसे इन पुलिस वालों ने देखा कि अंदर पूरा पानी पानी हो रखा है, तो इन्होंने बाहर से खड़े होकर फिर से आवाज लगानी शुरू करी कि क्या अंदर कोई है, इस तरीके से पानी यहां बाहर फैला हुआ है पूरे घर के अंदर, जरूर अंदर किसी को होना चाहिए। उन्होंने बाहर आवाज लगानी शुरू करी, लेकिन अब फिर से किसी का रिप्लाई नहीं आया।
वो अब अंदर की तरफ जाने लगे। इन दोनों पुलिस वालों ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों अब अपने पैर पानी के अंदर रख के अब घर के अंदर एंटर हो चुके थे। घर काफी बड़ा सारा था। सबसे पहले वो लिविंग रूम में आए। लिविंग रूम के पानी को चीरते हुए वो आगे की तरफ गए। आगे उनको एक वो हॉलवे दिख रहा था, जिसे हम गैलरी भी बोलते हैं या फिर बरांडा भी बोल सकते हैं। वो बरांडा उन्हें दिख रहा था और उस बरांडे के अंदर जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि इस बरांडे के अंदर से ही लेफ्ट साइड से ये आवाजें उनको पानी के गिरने की सुनाई दे रही हैं। तो उनका पहला ध्यान उस बरांडे की तरफ ही गया और जैसे ही वो बरांडे में एंटर हुए वो पानी की आवाज और ज्यादा तेज होती जा रही थी। वो पानी वहां से बाहर गिर ही रहा था और सारा का सारा पानी वहां से गिरकर ही अब पूरे घर के अंदर फैला हुआ था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर अब उस पानी के गिरने की आवाज का पीछा करते हुए उस बरांडे को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ गए और जैसे वो लेफ्ट की तरफ मुड़े जहां से आवाज आ रही थी, अंदर उनको एक कमरा बना हुआ देखा और उस कमरे के अंदर उन्होंने जो देखा वो सच में बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। इसे देखकर वो एक बात तो ये समझ चुके थे कि जो भी इस घर के अंदर हो रहा है वो इस कमरे की वजह से ही हो रहा है। ये जो पानी इस पूरे घर के अंदर फैला हुआ है वो इस कमरे की वजह से ही फैला हुआ है। लेकिन क्यों, कैसे? जब पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ की गई कि अंदर पानी पानी फैला हुआ है तो इन्होंने बताया, यानी कि पड़ोसियों ने बताया कि इस घर का मालिक यानी कि रोनाल्डो, जिसकी उम्र 51 साल की हो चुकी थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी घर के अंदर रह रहा था। लेकिन बदकिस्मती से हाल ही में 2003 के एंड में ही रोनाल्ड का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था और इसी ब्रेकअप की वजह से 51 साल का रोनाल्ड बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। डिप्रेशन में जाना उसके लिए बनता भी था क्योंकि उसकी पहले ही एक शादी टूट चुकी थी। शादी उसकी पहले 5 साल चली थी लेकिन फिर उसकी पत्नी ने उसके ऊपर चीट किया, जिसकी वजह से रोनाल्ड ने उसे तलाक दे दिया। अब मुश्किल से वो दूसरी बार हिम्मत कर पाया था एक और रिलेशनशिप में आने की। उसने एक अपनी गर्लफ्रेंड बनाई जिसकी उम्र तकरीबन 35 सालों के आसपास की थी और उसके साथ वो इसी बंगले में लिव इन में रहने लगा। लेकिन 2003 का एंड आते आते उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रोनाल्ड का ब्रेकअप हो चुका था और इसी ब्रेकअप की वजह से बेचारा रोनाल्ड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। वो सारा दिन अब घर के अंदर ही पड़ा रहता, उसको बाहर कुछ सूझ नहीं रहा था, कहीं बाहर वो आए जाए, दोस्तों से मिले, ज़्यादा उसके दोस्त थे भी नहीं। वो इसी बंगलों में अब अकेला रह चुका था। उसको बस अपनी गर्लफ्रेंड की याद सताई जा रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार मैसेज कॉल करता कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम वापस आ जाओ मेरे साथ, ये बंगलों में रहेंगे हम और अपनी आगे की ज़िंदगी निकालेंगे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने साफ तौर पर आने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं आऊँगी, तुमको अगर जिसके साथ भी अब रिलेशनशिप में आना हो तुम आ जाओ, तुम मेरी तरफ से अब फ्री हो चुके हो। रोनाल्ड पूरे 6 हफ्तों तक बहुत गंदे डिप्रेशन में रहा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसके पड़ोसी उससे बात करने के लिए उसके घर में आते, लेकिन रोनाल्ड किसी से भी सही से बात नहीं कर रहा था। वो सिर्फ सभी को यही बता रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और उसका जीने का भी मन नहीं कर रहा। खैर 6 हफ्तों बाद फाइनली रोनाल्ड के अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने खुद को खड़ा किया। उसने सोचा कि नहीं, मैं इस तरीके से तो अपनी जिंदगी नहीं निकालूंगा और ना ही मैं अपनी खत्म करूंगा जिंदगी। मुझे अपनी आगे की जिंदगी जीनी है। मैं एक नई शुरुआत करूंगा और जिंदगी अच्छे से जी कर दिखाऊंगा। अगर मेरी किस्मत में होगी तो कोई और रिलेशनशिप मेरी जिंदगी में बन जाएगा, वरना मैं खुद भी अकेला बहुत खुश रहकर दिखा सकता हूं। 1 फरवरी 2004 का दिन आ चुका था, यानी कि तकरीबन 2 हफ्तों पहले जब वो पुलिस वाले इस घर के अंदर एंटर हुए थे। तो 1 फरवरी 2004 के दिन रोनाल्ड सुबह सुबह अपने घर में उठा। उसने उठते ही अपना नाश्ता वगैरह बनाया और अब उसने सोच लिया था कि उसको मूव ऑन करना है। फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी में अब नहीं आने वाली। तो उसने सोचा कि मूव ऑन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्वियसली अपने पार्टनर की सारी निशानियां मिटाते हैं। और उसने भी यही करने का सोचा। उसके घर के अंदर यानी कि इस बंगलो के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की काफी सारी निशानियां पड़ी हुई थी, उसके कपड़े, उसके गिफ्ट्स वगैरह और जो भी उसने चीजें जरूरत की ला कर रखी हुई थी अपने लिए, क्योंकि वो साथ में ही पहले रहा करती थी रोनाल्ड के इसी बंगलो में। और जब वो इस घर को छोड़कर गई, उसने जब अपना रिलेशनशिप तोड़ा, तब वो जाते जाते अपना एक भी सामान इस बंगलो से लेकर नहीं गई। और यही सारा सामान जब रोनाल्ड देखता तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा यादें सताई जा रही थी। तो उसने सोच लिया था कि सबसे पहले तो वो सारा का सारा सामान उठाकर वो बाहर फेंक कर आएगा, ताकि वो जब भी अपने घर को देखे तो उसको उसकी गर्लफ्रेंड की याद ना आए। उसने अपने घर में रखा हुआ कूड़े वाला बैग उठाया और उस कूड़े वाले बैग के अंदर अब घर के अंदर जितनी भी वो चीजें पड़ी हुई थी उसको एक एक करके उस कूड़े वाले बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया। फाइनली वो अपने घर के जो एंड में हॉलवे के लेफ्ट साइड में जो कमरा बना हुआ था, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा यूज किया करती थी अपने पर्सनल सामान के लिए, उसने अपनी एक अलमारी भी इसी कमरे के अंदर रखी हुई थी। तो फाइनली अब रोनाल्ड उस अलमारी तक पहुंच चुका था जिसके अंदर से वो सामान सारा निकालकर उस कूड़े वाले बैग के अंदर भरना था उसे। वो सीधा अपने उस कमरे में गया, उस कमरे का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाकर उस अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर से एक एक करके अपनी गर्लफ्रेंड का सारा सामान उस कूड़े वाले बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कि इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो रहा हो, ऐसा उसने सुनाई दिया। अब रोनाल्ड यहाँ अंदर उस अलमारी से सारा सामान निकाल रहा है, तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा कि आखिर ये आवाजें उसके दरवाजे से क्यों आ रही हैं। असल में वो दरवाजा
बहुत ज़्यादा अकड़न खा चुका था। पिछले 6 हफ्तों से वो खुला नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने आकर उस कमरे में देखा नहीं था, तो वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा अकड़ चुका था। और अब जैसे ही रोनाल्ड ने 6 हफ्तों बाद वो दरवाज़ा खोला तो वो आवाज़ें कर रहा था। और जब रोनाल्ड का ध्यान उस दरवाजे की तरफ गया, तभी उसकी अलमारी का दरवाज़ा जो ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ था उसके अलमारी के दरवाजे में, वो दरवाजा एकदम से हिल गया और बहुत प्रेशर के साथ रोनाल्ड की तरफ आकर लगा। इस प्रेशर को रोनाल्ड खुद झेल नहीं पाया, क्योंकि वो 6 हफ्तों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था ज़्यादा कुछ, और उसके शरीर में भी कमजोरी आ चुकी थी। और उस प्रेशर को, यानी कि वो जो अलमारी वाला दरवाजा था वो स्प्रिंग के ऊपर अटका हुआ था, एक ऊपर स्टैंड लगा हुआ था स्प्रिंग का, और उस स्प्रिंग के सहारे अटका हुआ था। जैसे कि हम आमतौर पर अपने घर के दरवाजों में जो अपने आप पुलर्स लगाते हैं, जिसको हम दरवाजा खोलते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं जैसे, और यही पूरा सिस्टम उस अलमारी में भी लगा हुआ था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लाकर इस कमरे में रखी हुई थी। अब जैसे ही वो दरवाजा पीछे से रोनाल्ड को आकर लगा, क्योंकि रोनाल्ड अब इन दोनों दरवाजों के बीच में खड़ा था, तभी रोनाल्ड एकदम से उस अलमारी के अंदर गिर गया और वो दरवाजा वो प्रॉपर अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था। रोनाल्ड अब इस अलमारी के अंदर कैद हो गया। और इससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि ये अलमारी सिर्फ बाहर से ही खुल सकती थी, इसका हैंडल बाहर से ही था, ये प्रॉपर अब लॉक हो चुकी थी। ये अलमारी सिर्फ और सिर्फ 2 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी थी, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि रोनाल्ड जो कि अब इस अलमारी के अंदर पैक हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इस अलमारी में खड़ा हो सकता था। बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब क्योंकि ये अलमारी खड़ी थी तो ये लेटने का भी यहाँ पर कोई सवाल ही रोनाल्ड का नहीं बन रहा था। दूसरी बात, जैसे ही उसने नोटिस किया कि वो अंदर से दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गया। अंधेरा अंदर वैसे ही हो चुका था, उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि उसका यहीं कहीं दम ना घुट जाए, जिसकी वजह से उसने बहुत जोर जोर से उस अलमारी को खटखटाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि घर के अंदर कोई था नहीं और इसकी आवाज अब इस अलमारी से बाहर जाना बहुत मुश्किल की बात थी। और आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में तो बहुत सटकर एक दूसरे से घर बनाए जाते हैं। आपके घर में क्या हो रहा है ये आपसे 3 घर दूर आपके पड़ोसी को पता होगा कि आप अंदर घर के क्या बातें कर रहे हैं। ये जो बाहर के देश होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, इनके जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब कि एक घर यहाँ पर है तो आपको काफी लंबा चलना पड़ेगा दूसरे उसके पड़ोसी वाले घर तक जाने के लिए। अब ऑब्वियसली पहले घर में खड़े होकर कोई चिल्लाएगा तो दूसरे घर तक आवाज जाना बहुत बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब ऐसा ही बिल्कुल यहाँ भी हो रहा था। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, अंदर रोनाल्ड पैनिक कर गया और पैनिक करते ही वो जोर जोर से उस अलमारी की तरफ खटखटाने लग गया कि कोई तो आकर उसका दरवाजा खोल दो, कोई तो उसकी आवाज सुन लो। लेकिन रोनाल्ड की आवाज सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह से अब तक शाम का टाइम आ चुका था। 1 फरवरी 2004 की शाम आ चुकी थी। रोनाल्ड अभी भी उस अलमारी के अंदर बंद था, खड़ा था, इधर उधर चिल्ला रहा था, आगे पीछे देख रहा था कि कोई उसकी मदद करने के लिए अब तो आएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उस अलमारी को पीट रहा था, कभी इधर से पीटता, कभी पीछे से पीटता। वो लिटरली अंदर से घूम भी नहीं पा रहा था प्रॉपर, वो क्योंकि बीच में ही फंस चुका था। ये अलमारी सिर्फ 2 फीट ही गहरी थी। खैर, उस अलमारी को पीटते पीटते अब वो थक चुका था, शाम का टाइम वैसे हो चुका था, तो उसने सोचा कि नहीं, वो इस तरीके से तो अलमारी से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा। तभी उसका ध्यान उस अलमारी की छत के ऊपर गया। जी हाँ, वो क्योंकि खुद तो बहुत लंबा ही था, 6 फुट के आसपास की उसकी हाइट थी और ये अलमारी तकरीबन 7 फुट की थी, तो उसका ध्यान ऊपर की तरफ गया और उसने देखा कि इस अलमारी के अंदर से कुछ पाइप्स है जो कि आर पार हो रहे हैं। तब उसने सोचा कि हाँ, ये पाइप्स उसके काम आ सकते हैं। अगर वो किसी तरीके से इन सारे पाइप्स में से एक कोई पाइप तोड़ दे तो वो जरूर उस पाइप से बहुत तगड़ी आवाजें भी बना सकता है, उसको मार मार कर। हो सकता है वो इस दरवाजे को भी तोड़ दे, हो सकता है उसकी कोई आवाज इस पाइप से ठोका पीटी की जब वो करेगा तो कोई आवाज सुन ले और उसको बचाने के लिए आ जाए। तब उसको ये आइडिया काम का लगा और जैसे ही उसने एक पाइप ऊपर पकड़ा, उसके ऊपर वो लटकने लग गया और उस लटकने के भार से वो पाइप ऊपर जो मेटालिक पाइप था वो टूट गया। और टूटते ही यही सबसे बड़ी दिक्कत हुई। यहीं पर रोनाल्ड ने सबसे बड़ी दिक्कत कर दी इस पाइप को तोड़ के। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पाइप टूटा, वो पाइप असल में ठंडे पानी का पाइप था जो कि पूरे वहां पर गांव के अंदर बिछाए जाते हैं ताकि हर घर में सप्लाई का पानी जा सके। और वहां उस टाइम पर क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था, फरवरी का टाइम था, और इस भयंकर ठंड में सारा पानी आसपास की झीलों का सारा ठंडा ही होता है। और ये सारा का सारा ठंडा पानी अब सीधा इस रोनाल्ड के ऊपर ही गिरने लगा, क्योंकि उसने वो कनेक्शन इस अलमारी के अंदर ही तोड़ा था। वो सारा का सारा पानी अब रोनाल्ड के ऊपर गिरने लगा, लेकिन फिर भी उसके हाथ में पाइप का एक टुकड़ा था। उसने उस पाइप के टुकड़े को लेकर आगे उसको पीटना शुरू कर दिया, दरवाजे के ऊपर मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत जोर जोर से वो दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी कोई भी सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। सोचकर देखिए आप,
इस क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में आपके सिर के ऊपर पानी गिरे जा रहा है, आप 2x2 के एक डब्बे के अंदर बंद हो चुके हैं, आपके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है और आपके हाथ में एक पाइप का टुकड़ा है, आपको बाहर निकलना है, आप क्या करेंगे? यहीं पर बिल्कुल रोनाल्ड इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था। उसने उसी पाइप से पीछे दीवार को ठोकना शुरू कर दिया। उसका ये प्लान बना कि वो दीवार के अंदर कोई छेद करके बाहर आवाज लगा सकता है। दूसरा, उसने सोचा कि क्यों ना वो इस अलमारी के दरवाजे को ही इस पाइप से तोड़ डाले, लेकिन फिर भी वो इस काम में सफल नहीं हो पाया। सोच कर देखिए आप, अभी उसे कुछ ही घंटे हुए थे इस अलमारी के अंदर बंद हुए और ये घंटे अब दिनों में बदलने वाले थे। कई दिनों तक, आने वाले कई दिनों तक वो इसी पाइप को लेकर इसी अलमारी के अंदर फंसकर बेचारा रोनाल्ड इस अलमारी को पीटता रहा, ठोकता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ऊपर से जो पानी, वो ठंडा पानी उसके शरीर के ऊपर जो गिरे जा रहा था, उससे वो बीमार भी पड़ चुका था। और यहाँ तक कि आपको पता है कि जब हम लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं तो हमारी स्किन बहुत अजीब सी हो जाती है, वो थोड़ी पपड़ी वगैरह उतरने लग जाती है। वो कुछ ही घंटे अगर हम पानी में रहते हैं तो ही हमारा ये हाल हो जाता है। सोच कर देखिए आप, उसको तो कई दिन बीत चुके थे, ठंडा पानी उसके ऊपर गिरे जा रहा था, उसकी स्किन का क्या हाल हुआ होगा। जी हाँ, उसकी स्किन अब ना सिर्फ पपड़ी बल्कि उसकी पहली परत ही अब उखड़ने लगी थी। वो उखड़ उखड़ कर अपने आप छिल रही थी उसके शरीर से। उसके शरीर पर कई जगहों से खाल उतरने की वजह से जख्म तक बन चुके थे। वो पानी तो ऊपर उस गिरने वाले उस पाइप में से आने वाले पानी से पी रहा था, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी अन्न का दाना नहीं गया था। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद वो सोच चुका था, उसको समझ आ चुका था कि नहीं, उसकी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा और उसकी जिंदगी अब यहीं पर खत्म हो जाएगी। 14 फरवरी 2004 का दिन आ चुका था। रफली अब तक 14 दिन बीत चुके थे रोनाल्ड को उस अलमारी में फंसे हुए। सोचकर देखिए आप, 14 फरवरी के दिन सुबह सुबह भी, अर्ली मॉर्निंग में भी उस महिला ने, जो पड़ोस वाली महिला थी जिसने फोन किया था उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को, उस महिला ने उस दिन भी सुबह इस घर से ठोका पीटी की आवाज सुनी थी। वो पिछले कई दिनों से इस घर से आवाजें सुनती आ रही थी, लेकिन उसने जस्ट इग्नोर किया। उसको जस्ट रात को ये आवाजें सुनाई दे रही थी और उसको लग रहा था कि नहीं, उसका एक काम धंधा नहीं है, वो अपने पड़ोसियों की जिंदगी में नहीं झांकेगी। किसी को जरूरत होगी तो वो उसके पास आ जाएगा, किसी को मदद चाहिए होगी तो भी वो उसके पास आ जाएगा, वो ऐसे खुद तो जाकर नहीं देखेगी। अगर वो कुछ भी सोचकर पहले पुलिस को कॉल कर देती तो शायद आज रोनाल्ड हमारे बीच में होता, लेकिन नहीं। 14 फरवरी के दिन सुबह सुबह अपनी अंतिम ठोका पीटी करने के बाद रोनाल्ड अंदर ही उसी अलमारी के अंदर फंसे फंसे खड़े खड़े ही अपना दम तोड़ चुका था। खैर, फाइनली जब वो ठोका पीटी की आवाजें बंद हुई तो उस महिला ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वाले जैसे ही इस घर के अंदर गए, वो सारा पानी घर के अंदर भरा ही हुआ था। पाइप लीकेज की वजह से अब पूरा पानी घर के अंदर आने लगा था और जैसे उस पानी को चीरते हुए पुलिस वाले उस बरामदे से होते हुए लेफ्ट की तरफ वो रूम में गए। रूम के अंदर उनको वो अलमारी दिखी और उन्होंने देखा कि जो सारा पानी है अभी भी इसे अलमारी के अंदर से आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही उन्होंने वो अलमारी का हैंडल बाहर से खोला और उसका दरवाजा खुला, सामने से यहाँ रोनाल्ड की लाश ऐसे अलमारी में खड़ी थी। ऑब्वियसली यहाँ पर देखकर लग रहा था कि रोनाल्ड ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी। उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे जख्म के निशान थे, लेकिन उसकी सारी मेहनत पानी में गई, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई था तो सही, लेकिन उसने गलत टाइम पर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने इस केस की अच्छे से जांच भी करी। पुलिस को ये लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर रोनाल्ड को उस अलमारी के अंदर बंद करके बाहर से लॉक कर दिया या फिर बाहर से हैंडल बस ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन पुलिस को इसमें कोई भी ऐसे साजिश वगैरह नहीं मिली। पुलिस ने जस्ट यही थ्योरी बनाई जो कि मैंने अभी आपको समझाई है। सोचकर देखिए आप, बेचारे रोनाल्ड के साथ क्या हुआ। वो गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद था। उसकी बस किस्मत ही ऐसी थी कि वो ऐसी जगह पर फंस गया जहां उसकी सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं, ये उसी अलमीरा की फोटो है, उसी असली अलमीरा की फोटो है जिसके अंदर रोनाल्ड फंसा हुआ था। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ, और इस स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका में जाना पड़ेगा। समय था सन 1979 का, यानी कि 1979 का, जब यहाँ पर रहने वाली 69 साल की यानी कि 69 इयर्स की मोनिका नाम की एक महिला को वहीं के एक गांव बैटरटन का मेयर बनाया गया। वो एक्चुअली में पॉलिटिक्स में रही थी और उसने अब फाइनली 69 इयर्स की अपनी उम्र में फाइनली इलेक्शन जीता और मोनिका इस छोटे से गांव की अब मेयर बन चुकी थी। लेकिन जैसे यहाँ पर मोनिका मेयर बनी, उसने नोटिस किया कि उससे पहले, मतलब कि उससे काफी साल पहले, ये जो बैटरटन उनका गाँव है ये समुद्र से लगता हुआ गाँव है और उनका गाँव बहुत फेमस है पूरे अमेरिका में बढ़िया बढ़िया बीचेस के लिए। लेकिन अब हाल ही के सालों में कुछ ऐसा हुआ है इस गांव के साथ कि लोगों ने यहाँ पर विजिट करना छोड़ दिया है। बहुत कम ही टूरिस्ट अब इस गांव में आ रहे थे और इस वजह से इस गांव की जो इकोनॉमी थी वो गिरती जा रही थी। यहाँ पर जो बड़े बड़े होटल्स थे वो भी लगभग अब बंद हो चुके थे। बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी वो भी अब यहाँ से अपना ताला लगाकर सारा तामझाम समेट कर जा चुकी थी। तो यहाँ पर मोनिका ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ उसके गाँव के साथ कि उसकी गाँव की इतनी ज्यादा इकोनॉमी गिर गई। अब क्योंकि वो मेयर बन चुकी थी तो उसका एक प्लान था कि उसको अपनी गाँव की पहली जैसी इज्जत वापिस लेकर आनी है, उसको
उसको वापस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है अपने गांव की तरफ, ताकि वो यहाँ घूमने फिरने आए, उनको यहाँ अच्छा माहौल मिले, यहाँ पर वो खर्चा करें और उनके गांव की इकोनॉमी थोड़ी बड़ी हो। अब आपने अपनी जिंदगी में जरूर वो नायक मूवी जरूर देखी होगी जिसके अंदर मिस्टर अनिल कपूर एक दिन के सीएम बनते हैं, और वो एक दिन के सीएम बनते ही ऐसा सोचते हैं कि वो पूरे राज्य को एक ही दिन में ठीक कर देंगे। अब यहाँ तो मोनिका पूरे 10 सालों के लिए मेयर बनी थी, लेकिन जो इनका काम था वो बिल्कुल उसी एक दिन के सीएम के जैसे मिलता जुलता था यहाँ मोनिका का। जैसे ही मोनिका मेयर बनी, उसने सोचा कि वो अपने पूरे गांव को रीडेवलप करेगी। लिटरली सुबह सुबह उठते ही, बजाय ऑफिस जाने के, क्योंकि उससे पहले जितने भी मेयर्स इस गांव के बने थे वो सीधा सीधा उठते ही अपने घर से बाहर निकलकर ऑफिस में जाकर बैठ जाते थे। हाँ भैया, बताओ अपनी क्या क्या समस्या है। समस्या सुनकर अपने कागज में लिखी और बात खत्म, फिर कभी देखेंगे। लेकिन यहाँ मोनिका का ऐसा नहीं था। वो अपने घर से ऑफिस जाने की बजाय लिटरली सड़कों पर निकल लेती, पुलिस स्टेशन चली जाती, पुलिस वालों के साथ काम करती केसेस के ऊपर। वो पैदल इधर उधर अपने पूरे गांव में घूम रही थी, उसके साथ ना कोई सिक्योरिटी थी, बस जो भी था वो खुद थी। आप इसका अंदाजा यहां से भी लगा सकते हैं कि एक आदमी वहां पर एक बंद पड़े हुए होटल को लूट कर अंदर वो घुस चुका था, खिड़की के कांच को तोड़कर, और जैसे वो अंदर से सामान थोड़ा बहुत लूट कर कबाड़ वगैरह बाहर लेकर आ रहा था एक झोले में भरकर, तो यहां पर मोनिका ने देखा कि वो आदमी झोला भरकर अंदर से लेकर आया है। मोनिका उस आदमी के पीछे पीछे भग ली। आगे आगे आदमी अपना वो झोला उठाकर भाग रहा है, पीछे पीछे यहां पर मोनिका उसके भग रही है। लेकिन फाइनली पीछे से मोनिका ने उस आदमी को पकड़ लिया और उससे वही सामान वापस ले लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब आप यहां पर सोच सकते हैं कि मोनिका असल में अपनी जिंदगी के अंदर कैसी थी। वो लोग जिन्होंने मोनिका का कभी नाम नहीं सुना था, अपने गांव में वो मेयर बनते ही पूरा का पूरा गांव मोनिका को जानने लगा था, क्योंकि मोनिका का काम बन चुका था सुबह सुबह उठते ही लोगों के घरों पर जाना, दरवाजा खटखटाना, उनसे पूछना कि हाँ भाई बाबूजी बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं चल रही है ना अपनी जिंदगी में, आपको ये गांव अच्छा लग रहा है ना, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं ठीक करवा दूंगी। वो डेली जाकर अलग अलग इलाकों में अपने गांव के अलग अलग लोगों से पूछती, तो सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। वो सभी अपने आप को लकी फील कर रहे थे कि हाँ यार देखो उनकी मेयर उनके लिए कितना काम कर रही है। अकेली ही मोनिका अपना कूड़े वाला बैग लेकर बीचेस पर निकल लेती, वहां पर जो भी लोगों ने अपना गंदगी वगैरह फैलाई होती, अकेली ही पूरी बीचेस को वो साफ करने लग जाती। उसको कोई जरूरत नहीं थी कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी हेल्प करेगा, वो जस्ट अकेली लग जाती, कोई उसके साथ उसकी आकर हेल्प करवाए तो ठीक है, वरना उसको कोई जरूरत नहीं थी। 20 मार्च 1980 का दिन आ चुका था। अभी तक रफली 1 साल हो चुका था जब मोनिका इस गांव की मेयर बनी थी और उसने 1 साल के अंदर इस गांव को बहुत अच्छा बना दिया था। लेकिन 20 मार्च 1980 के दिन सुबह सुबह जब लोग उठे तो वो वेट कर रहे थे कि उनको चलते फिरते मोनिका इधर उधर घूमते हुए दिख जाएगी, लेकिन उनको मोनिका नहीं दिखी। इधर उधर ढूंढने पर भी मोनिका दिखाई नहीं दे रही थी। वो मोनिका के घर भी गए, लेकिन मोनिका के घर के ऊपर बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हुई कि आखिर मोनिका कहां चली गई। तुरंत लोगों का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन में पहुंचा, वहीं बैटरटन की पुलिस को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे आज मोनिका दिखाई नहीं दे रही। पुलिस वाले भी हैरान कि हाँ हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैडम तो सुबह सुबह आ जाती थी पुलिस स्टेशन में भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए, देखने के लिए कि केसेस पर क्या काम चल रहा है, लेकिन आज अभी तक नहीं आई। हम भी इस बात को लेकर हैरत में हैं कि वो आज कहां पर है। तो पुलिस वाले और साथ में इस गांव के लोग सभी ने मिलकर अब सर्च अभियान शुरू कर दिया। सभी के सभी लोग मिलकर मोनिका को ढूंढ रहे थे, उसके घर के आसपास आस पड़ोस में पूछ रहे थे कि आखिर किसी ने मोनिका को देखा है या नहीं, लेकिन किसी ने भी मोनिका को नहीं देखा था। अभी भी यहाँ पुलिस वाले और ग्रुप पूरा बनाकर सभी लोग यहाँ मोनिका की तलाश में लगे हुए थे। तभी सुबह 11:30 बजे का टाइम हो चुका था। अभी तक तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे जब पुलिस वाले और वो लोग सारे मिलकर मोनिका को ढूंढ रहे थे। तकरीबन 11:30 बजे बैटरटन पुलिस स्टेशन के अंदर एक कॉल आई, और जैसे एक पुलिस वाले ने वो कॉल उठाई, सामने से एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में था, वो बार बार पीछे फोन पर मोनिका मोनिका चिल्ला रहा था। तो पुलिस वाले ने पूछा कि हाँ तो रुक जा, शांत हो जा बाबूजी, तो आराम से हमको बता कि क्या भसड़ है, क्या बीमारी है, तो क्यों मोनिका मोनिका चिल्ला रहा है। वो बजाय कुछ बताने के उस आदमी ने पैनिक करके बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में पुलिस वालों को बस ये कह दिया कि जनाब मैं आपको फटाफट से एक एड्रेस बता रहा हूँ, आप इस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाइए। ये जो जंगल आपके साइड में बना हुआ है, जो हमारे गांव के साइड में जो जंगल है, इसके अंदर आ जाइए, मैं यहीं पर खड़ा हूं और मैं आपको बताता हूं कि आखिर मोनिका मैडम है कहां पर। जब ये चीज पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने देरी ना करते हुए वो फोन वहीं रखा, अपनी गाड़ी में बैठे चाऊ चाऊ करते हुए गाड़ी को लेकर उस जंगल में पहुंचे। और उनको जंगल में जाते ही वो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जब पुलिस वालों ने उसे पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, तो भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। वो जस्ट पुलिस वालों को कह रहा था आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूं आगे आखिर क्या हुआ है। तो ये आदमी इन सभी पुलिस वालों को लेकर एक बहुत ही अजीब सी बिल्डिंग के सामने लाकर खड़ा हो गया।
जी हाँ, ये बिल्डिंग वहां पर बहुत सालों से इस जंगल के अंदर बनी हुई थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता था कि ये बिल्डिंग यहाँ लावारिस छोड़ दी गई है, क्योंकि इसके आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। इसका ध्यान रखने के लिए यहाँ कोई नहीं था, इसको संभालने वाला कोई नहीं था, इसको चलाने वाला कोई नहीं था। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि हाँ भाई बता तू हमको यहाँ क्यों लेकर आया है, तब उस आदमी ने बताया कि जनाब एक बार आप अंदर चलिए इस बिल्डिंग में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब पुलिस वालों ने उसकी बात मानकर इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल किया तो वो पहले तो बहुत ज्यादा बदबू से परेशान हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा वेयर हाउस टाइप लग रहा था। ऊपर यहाँ पाइपों का जंजाल, नीचे यहाँ काफी सारे बड़े 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 ड्रम्स रखे हुए थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने चीज देखी, पुलिस वालों के नाक में सड़न हो चुकी थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी गंदी बदबू है किस चीज की आखिर। तो इस आदमी ने पुलिस वालों को बताया कि जनाब आप ये जो सामने अपने ये जो ड्रम्स वगैरह देख रहे हैं, जो 15-15 फुट लंबे जो बहुत बड़े बड़े ड्रम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इनके अंदर कुछ भरा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वालों ने सोचा कि आखिर क्या भरा हुआ है, तब उस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज बताई जो बहुत बहुत ज्यादा घिन वाली थी। और तभी उस आदमी ने पुलिस वालों को एक ऐसे ही ड्रम की तरफ इशारा किया और कहा कि जनाब एक बार आप उस ड्रम के अंदर जाकर देखिए आखिर अंदर क्या है। जब पुलिस वाले उस आदमी की बात मानकर उस ड्रम की तरफ जाने लगे तो उनकी नाक जो स्मेल से पहले ही बहुत ज्यादा भरी हुई थी, वो स्मेल और ज्यादा तेज होती जा रही थी। पुलिस वालों ने अपनी नाक के ऊपर हाथ रखा और धीरे धीरे उस ड्रम की तरफ जाने लगे। वो पहले सीढ़ियां चढ़े, क्योंकि वो 15 फुट ऊंचा ड्रम था। उस ड्रम तक पहुंचने का इलाज सिर्फ सीढ़ियां ही थी। और जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर उस ड्रम के अंदर उन्होंने झांका तो लिटरली सभी पुलिस वालों को उल्टियां आने लग गई, क्योंकि वो जिसके अंदर अभी झांक रहे थे वो एक्चुअल में ह्यूमन वेस्ट का, यानी कि हम जो सुबह सुबह फ्रेश होते हैं और वो जो सारा माल निकलता है, और बिल्कुल ये सारे के सारे ड्रम इस बिल्डिंग में रखे हुए ह्यूमन वेस्ट से भरे हुए थे, पॉटी से भरे हुए थे। जी हाँ, इसी वजह से पूरी बिल्डिंग बहुत ज्यादा सड़ रही थी, इसके अंदर कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही पुलिस वालों ने उस आदमी द्वारा दिए गए इशारे वाले ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो पहले उनकी नाक में बहुत ज्यादा गंदी बदबू गई, और जैसे उन्होंने आंख खोली तो अंदर यहाँ पर मोनिका की लाश पड़ी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनिका की लाश इस पॉटी से भरे हुए ड्रम के अंदर क्या कर रही थी। बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हम यहाँ पर मोनिका को कह सकते हैं। जी हाँ, इसी दिन अभी 12 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। सुबह तकरीबन 6:30 बजे मोनिका अपने घर में उठी। उसने अपने कपड़े चेंज किए और सीधा घर से बाहर निकलकर वो इस सीवेज कलेक्टिंग सिस्टम में पहुंच चुकी थी। असल में जो बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये सारे ड्रम्स रखे हुए थे, ये वहां की एक सीवेज सिस्टम थी। मतलब कि यहाँ पर आकर सारा माल जो था, वो जो हगना वगैरह होता है, उसको सारा माल, मूत्र और पोटी वगैरह सब कुछ ये इसी बिल्डिंग में आकर इकट्ठा होना था। सीवरेज की लाइंस जो थी वो सारी इसी बिल्डिंग से कनेक्टेड थी। तो असल में मोनिका जैसे ही सुबह सुबह उठी तो उसका प्लान था कि वो जाकर इस बिल्डिंग को संभाल कर आएगी, क्योंकि उसे शिकायत मिल रही थी कि कई लोगों के घरों के जो सिस्टम है, जो सीवरेज सिस्टम था, वो ब्लॉक हो चुका था। तो यहाँ पर मोनिका जानना चाह रही थी कि आखिर कौन सा सिस्टम है, कौन सा पाइप है जो यहाँ पर बीच में से ब्लॉक हो चुका है। और जैसे ही मोनिका सुबह सुबह उठी, वो अपने घर से बाहर निकलकर सीधा इसी जंगल में पहुंची। अकेली वो वहां पर गई थी, किसी को उसने साथ नहीं लिया। इस बिल्डिंग में उस टाइम पर कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जैसे ही वो इस बिल्डिंग में पहुंची, उसने बिल्डिंग के अंदर दाखिल किया। वो एक एक करके सारे ड्रम्स को अब अकेले ही चेक करने वाली थी। सोच कर देखिए आप, एक गांव की मेयर क्या काम कर रही थी, कितनी डाउन टू अर्थ वो पर्सन इस दुनिया में थी। खैर, जैसे ही वो इस बिल्डिंग के अंदर घुसी, एक एक ड्रम को उसने चेक करना शुरू किया। सभी के ऊपर जा जाकर, सभी की जो सीढ़ियां लगी हुई थी, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ चढ़कर उसने एक एक ड्रम के अंदर देखना शुरू किया। और फाइनली वो इस ड्रम में आई जो कि उसके लिए बहुत बदकिस्मत होने वाला था। जैसे ही उसने सीढ़ियों के सारे इस ड्रम के ऊपर चढ़ाई करी, तभी वो अंदर झुककर देखने लगी, क्योंकि ये ड्रम लगभग आधा भरा हुआ था। बाकी सारे के सारे ड्रम्स पूरे भरे हुए थे, लगभग वो ओवरफ्लो करने वाले थे, उनको रिन्यू करने का टाइम आ चुका था। लेकिन ये ड्रम आधा खाली था। तब यहाँ पर मोनिका को समझ में आ गया कि इसी ड्रम में दिक्कत है। इसी ड्रम का जो पाइप है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। और वो झुककर उस पाइप को अंदर से देखने लगी कि आखिर इसके अंदर से माल, लोगों का माल जो सुबह सुबह हकते हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। और जैसे ही वो इस ड्रम के अंदर झुकी, तभी मोनिका का भार, उसके आधे शरीर का भार आगे की तरफ ज्यादा हुआ और वो फिसल कर इस ड्रम के अंदर जा गिरी। लिटरली मोनिका अभी ह्यूमन वेस्ट, जो इंसानी वेस्ट होता है, मलमूत्र होता है, उससे भरे हुए 15 फुट लंबे ड्रम के अंदर जा गिरी थी। और जैसे ही वो गिरी, अब आपको भी पता है कि जो माल होता है, हमारा जो वेस्ट माल होता है, ये इतना लिक्विड भी नहीं होता कि लोग इसके अंदर तैर लें। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, किसी किसी का पतला भी हो सकता है, मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं बता रहा। खैर, ये जो बहुत गाढ़ा सा माल था, अब जैसे ही मोनिका इसके अंदर गिरी तो वो लिटरली पूरी डूबी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन एक्चुअल में वो इस पूरे मलमूत्र के दलदल में जा फंसी थी।
जी हाँ, वो जितना खुद को बाहर निकालने के लिए वो ऐसे हाथ पैर मार रही है। अब तकरीबन 7-8 फुट उसे ऊपर भी जाना था बिना किसी सहारे के। ड्रम बहुत लंबा था, वो ऐसे दोनों तरफ हाथ लगाकर ऊपर अपने आप को खींच भी नहीं सकती थी, लेकिन वो इसके अंदर भी ऐसे नहीं रह सकती थी। खैर जैसे ही उसने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू करे, वो लिटरली और ज़्यादा नीचे जाती जा रही थी। उसका पैर और ज़्यादा अंदर जाते जा रहे थे। सोच कर देखिए आप, यहाँ मोनिका मेयर की मौत डूबने की वजह से हुई। लिटरली उसने अपने सांसों के साथ इंसानी मलमूत्र को इनहेल किया, अपनी सांसों के साथ वो इंसानी मलमूत्र को खा गई। उसके फेफड़ों में वो पहुंच चुका था और उसकी डूबने से कुछ ही मिनटों में मौत भी हो चुकी थी। और जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है और वो भी किसी और की नहीं बल्कि मोनिका मेयर की, तब यहाँ पर सच सामने आया कि आखिर मोनिका के साथ क्या हुआ। वो जो आदमी जिसने यहाँ पुलिस वालों को कॉल किया था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग का एकमात्र सिक्योरिटी गार्ड था। और उसका आते ही सुबह सुबह काम था कि वो सारे ड्रम्स को चेक करे कि कोई बाहर ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ओवरफ्लो करेगा तो नीचे से सारा सामान वापस उठाकर डालना ड्रम्स के अंदर बहुत मुश्किल का काम था। तो यहाँ पर जैसे ही वो एक एक ड्रम को देख रहा था, तब उसने ऐसी एक ड्रम के अंदर मोनिका की लाश देखी, जो कि अब वापस ऊपर भी आ चुकी थी, क्योंकि उसे अब 3-4 घंटे अंदर डूबे हुए हो चुके थे। बेचारी मोनिका की बहुत ज़्यादा गंदी किस्मत थी, जो एक इतनी अच्छी औरत को, एक इतनी अच्छी लीडर को एक ऐसी मौत मिली जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप मुझे बताइए कि और बदकिस्मत तरीके कौन से हो सकते हैं इंसानों के मरने के। स्पेशली अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी पता हो कि जो बहुत ज़्यादा अजीब तरीका हो लोगों के मरने का, कि भाई इसकी मौत तो इस तरीके से हुई है जो सोच भी नहीं सकता, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसके ऊपर आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें। मैं वहाँ पर केसेस से रिलेटेड स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ। इन दोनों केसेस से रिलेटेड भी स्टोरीज़ वहाँ पर लगाऊंगा, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट PB92 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।